नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख रहे हो क्या कि भाई कंप्यूटर जागृत की ई बुक है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमेशा एक ही बात बताने का कुछ मतलब नहीं है। अगर ये बुक आपने नहीं मंगवाई है तो देख लो, ये बुक मंगवा लो। पीडीएफ है इसकी, पीडीएफ ले लो। आपको अगर इस बुक को आप अगर पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे सब कुछ दे रखा है, मोर पर जाकर क्लिक करो, डिटेल में सब कुछ दे रखा है। फिर भी अगर नहीं है तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत कुछ वीडियो बना रखे हैं, शॉर्ट बना रखे, वीडियो बना रखे, आपको इस बुक के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7 डे टास्क आधारित सीरीज है। ठीक है, 7 डे में इसमें पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू में प्रत्येक पर्सन की पूरी अच्छे से व्याख्या दे रखी है, सबका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और यह सभी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान का अंदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर है या एसएससी का एग्जाम हो जहाँ कंप्यूटर दे रखा है, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक रहेगी मेरे प्यारे साथियों। तो अब हमें बिना अपना टाइम व्यर्थ किए हुए क्या करना है भाई साहब, हमें क्या करना है, हमें वही करना है कि क्या करना है, प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये बुक नहीं मंगवाई है तो मंगवा लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो। पिछली क्लास में हमने 213 प्रश्न कर लिए हैं, अब है 214 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ शुरुआत में। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो देखना है। देखो मैं फर्स्ट फॉरवर्ड में करवाऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, सही है का देखना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है नहीं है वो चीज़ अपने को देखनी है। तो देखो सही है, सीडी रोम के बारे में बात हो रही है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, सी डी आर डब्ल्यू दोनों ऑप्टिकल डिस्क है। अब देखो इस पर्सन में खासियत क्या चीज़ की है, इस पर्सन में एक ही बात खास है कि ये जो दोनों कथन हैं, दोनों कथन सही है। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों ऑप्टिकल डिस्क भी हैं और ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, 215 नंबर। ये व्याख्या आप पढ़ते रहना। ठीक है, मेरा काम है बुक का सॉल्यूशन करवाना, बुक का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। अगर इसमें कुछ गलतियां हैं वो मैं बता देता हूँ, कोई पर्सन ज़्यादा ट्रिकी रहेगा वो समझाने का काम है। ऐसे व्याख्या आपके पास बुक है, आप उसमें देख लो। ई बुक है, आप नहीं मंगवाई तो मंगवा लेना। हार्ड डिस्क के अंतर्गत ट्रैक का गंतव्य सबसे बाहरी ट्रैक के गंतव्य से होता है। अब देखो हार्ड डिस्क का मैंने आपको कभी भी नहीं बताया है, तो मैं अब थोड़ा सा एक हार्ड डिस्क जरूर बता सकता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या है, हार्ड डिस्क इस तरह की होती है। हार्ड डिस्क में ऐसे कई ट्रैक होते हैं। अब इन हार्ड डिस्क में कई ट्रैक होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे थोड़ा एक सेकंड रुको, वापस बड़े ऐसे हार्ड डिस्क बनाते हैं। ऐसे ये ऐसे हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ऐसे हार्ड डिस्क होते हैं, इसमें ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं ऐसे। इन छोटे छोटे पार्ट को, अब देखो ये जो पूरा एक राउंड होता है ना, इसको बोला जाता है ट्रैक। इस एक छोटे पार्ट को बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, ये दो लगातार सेक्टर के समूह को बोला जाता है क्लस्टर। ठीक है, अब ऐसे कई हार्ड डिस्क रहेगी। ठीक है ना, ऐसे कई हार्ड डिस्क के समूह को क्या बोला जाता है, ऐसे। अब एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर कई सारी ऐसे प्लेट्स होती है, सॉरी हाँ, प्लेट्स होती है। एक हार्ड डिस्क के अंदर कई सारी प्लेट से मिलकर एक इतनी बड़ी हार्ड डिस्क बनती है। इन सारी प्लेट्स को क्या बोला जाता है, तो सिलेंडर, सिलेंडर बोला जाता है। अब यह सिलेंडर एक रोड लगी होती है, इस रोड को क्या बोला जाता है, स्पेंडल। क्या बोला जाता है, स्पेंडल बोला जाता है इस रोड को। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे 10 मेरे पास प्लेट्स हैं। कितनी है, 10 प्लेट्स हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर वाली प्लेट और सबसे नीचे वाली प्लेट जो रहती हैं, इन दोनों के बीच में जितनी भी प्लेट रहेगी उनकी दोनों सतह के ऊपर डेटा लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली प्लेट के ऊपर नहीं लिख पाएंगे और जो सबसे नीचे ऐसे रहेगी उसके सबसे नीचे वाली सतह पर डेटा नहीं लिख पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या है, से अधिक रहेगा। ट्रे का गंतव्य जो है ना, सबसे बाहरी ट्रे के गंतव्य से अधिक होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती हुई चुंबकीय डिवाइस या प्लेटें मौजूद होती हैं। क्या होती हैं भाई, उच्च, क्या होती है,
उच्च गति से घूमती हुई चुंबकीय डिवाइस या प्लेटें मौजूद होती हैं। तो भाई ये तो एक हार्ड डिस्क ही है। अभी हमने बात की है हार्ड डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं इसको, भाई मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या होता है, चुंबकीय चुंबकीय डिस्क, ठीक है, क्या है, चुंबकीय डिस्क होता है, ठीक है ना। चलो भाई, एसएसडी का पूरा नाम, एसएसडी क्या होती है, एसएसडी क्या होती है कि एसएसडी, अब देखो एसएसडी में क्या होता है, एसएसडी हार्ड डिस्क का ही एक नया रूप है। हार्ड डिस्क से तेज होती हैं, क्या होती है, एसएसडी। इसमें डेटा एक्सेस करने की स्पीड होती है ना, वो अच्छी होती है हार्ड डिस्क से। तो जिस लैपटॉप में एसएसडी लगी होती है ना, वो लैपटॉप अच्छे महंगे थोड़े ज़्यादा होते हैं। हार्ड डिस्क थोड़ी सी स्पीड इसकी कम होती है, दोनों में यही डिफरेंट है। एसएसडी हार्ड डिस्क, अब देखो एसएसडी होती है सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क एचडी, हार्ड डिस्क ही होती है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहां क्या पूछा, एसएसडी का फुल फॉर्म, स्टेट सीक्वेंस नहीं, स्टेट नहीं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यार सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जल्दी से देखो, टाइम का इतना, एग्जाम सर के ऊपर है मेरे प्यारे साथियों, यूं धीरे धीरे चलते रहोगे तो न जाने क्या से क्या ही हो जाएगा, हैं। ये देखो भाई, अब देखो डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है। अगर अपन कोई भी डिस्क से डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है, डिस्क का जो एक्सेस करने का जो टाइम होता है ना, वो क्या होता है। तो देखो डिस्क का एक्सेस टाइम क्या होता है, एक होता है सीक टाइम और एक होता है रोटेशनल लेटेंसी टाइम, ठीक है। इन दोनों टाइम को मिला करके जो टाइम बनता है ना, उसको क्या बोला जाता है, डिस्क एक्सेस टाइम बोला जाता है। यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है सीक टाइम और एक होता है रोटेशनल लेटेंसी टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्क में से डेटा को हेड द्वारा रीड करने में लिया गया समय एक्सेस टाइम कहलाता है, इसे मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं। ये दो प्रकार होता है, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है, ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार बताना है। ऑप्टिकल मीडिया मतलब वो एक कैसेट आती है, वो जैसे कैसेट अपने, तो कैसेट में इसमें मैंने बताया था सीडी, डीवीडी और बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, तीनों बताया था, ठीक है। सीडी की कैपेसिटी मैंने क्या बताई थी आपको, सीडी की कैपेसिटी बताई थी मैंने 700 MB तक की होती है लगभग, और डीवीडी की कैपेसिटी मैंने 4.7 से लेकर के 17 GB तक बताई लगभग, और ब्लू रे की कैपेसिटी मैंने बताई थी 25 से 50 GB तक लगभग। ये कैपेसिटी भी मैंने आपको बता रखी है। आज चल रहा है अपना स्पीड बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में, तो तीनों होती हैं, 1, 2 और तीनों का ऑप्शन है ये राशि, इसमें क्या होती है, तीनों ही इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये लो, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क होता है, ठीक है, बीएल ब्लू रे डिस्क के नाम से, बीएल डीवीडी के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से भिन्न है। डीवीडी से भिन्न कैसे है वो देखना है। डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषित वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। ईवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेटिंग की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। बीडी की मोटाई 2.4 mm होती है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.4 mm है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है। अब देखो आपको इतना सा अगर पता है ना कि सीडी, डीवीडी, बीआरडी को एक ही ड्राइवर से पढ़ा जाता है, मतलब ड्राइवर से पढ़ा जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ही जगह से पढ़ा जाता है, तो एक ही चीज से पढ़ा जाएगा, तो मतलब क्या है, तीनों की मोटाई तो बराबर ही रहेगी। तो यही ऑप्शन अपना गलत है, बाकी ये सही है और ये सही है मेरे प्यारे साथियों। तो कहाँ है, केवल 1 और 2, ये रहा भाई। मोटाई यहाँ पे चेंज कर दी इन्होंने, मोटाई चेंज कर दी, तो मोटाई तो सेम होती है दोनों की, ठीक है ना। ये देख लो, वीडियो और डीवीडी दोनों की मोटाई 1.2 MB होती है, ठीक है। और ये मैंने बताया था 25 से 50 GB किसकी होती है,
BRD की, और 8.7 ड्यूल GB संग्रहण कर सकते हैं। डीवीडी की बता रहा है 8.7, ड्यूल की 7 कर सकता है। लेकिन अगर आपसे स्पीड पूछे ना डीवीडी की ऐसे पूरा डीवीडी की, तो बताना 4.7 से लेकर के 17 GB तक। अब इसमें ड्यूल में 8.5 दिया, तो इसका डबल घनत्व भी होता है ना, वो वाली डिस्क की बात कर, तो ये भी इसके बीच में ही तो आ रहा है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर में दूसरे डेटा में अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूएसबी का पूछ रहे, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क। यूएसबी की एक क्या आती है? पेन ड्राइव। क्या आती है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी क्या बोला जाता है? रिमूवेबल डिस्क, रिमूवेबल ड्राइव, या इसी को क्या बोला जाता है? प्लग इन प्ले ड्राइव। ये इतने नाम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इन छोटे छोटे नामों का क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अब ठीक है, जूम वूम साइज अगर छोटी मोटी हो जाए ना, तो कमेंट में बता देना, मेरे को समझ में आ जाए कि भाई आपको ये चाहिए। आज सोच रहे हो सर इतना फास्ट कैसे पढ़ा रहे? एक्चुअली मैं जब शुरुआत में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मैं ऐसे फास्ट ही पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ बच्चों को आराम से। लेकिन अपना ये रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड में फास्ट ही चलेगा। वैसे ही आप 2 की स्पीड से देखते हो, मैं 2 की स्पीड से ही पढ़ा देता हूँ। सही है कि नहीं है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ रखी जाती है? मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, या डिस्क ड्राइव में? तो भाई जो अपने पास ये सीडी आती है, डिस्क आती है, उसको कहाँ रखेंगे? डिस्क ड्राइव में ही तो रखेंगे। ठीक है ना। तो क्या है? डिस्क ड्राइव एग्जाम्पल। ठीक है अगला प्रश्न देखो। हाँ, SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है, सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिस्क। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, ये जो सेम पर्सन है आपके, एक एग्जाम हुआ था, SSC का एग्जाम हुआ था, वहां सेम डिटो पर्सन के रूप में यह पर्सन आया था। अब वहां ऑप्शन क्या माना था? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। लोगों ने क्या लगाया था कि भाई सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, नहीं, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। अपन नहीं पढ़ते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं पढ़ते हैं क्या ये? तो इसको सिलिकॉन बोला है क्या कभी? तो यही है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये लो भाई। अब पर्सन थोड़े यार ये समझाने वाला आगे, मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। ठीक है 2-3% समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मैं भी बहुत अलग आदमी, मुझे पता है। एक बार समझा दूंगा, बाद में बार बार नहीं। आगे नीचे कहाँ तक है? ओहो हो। चलो ये पर्सन मेरा 5-6 मिनट खराब कर देगा। चलो कोई बात नहीं, ये एक पर्सन आपको समर्पित, क्योंकि सारे वाले मेरे पर्सन के अनुसार चल रहे थे। अब इसको ही नहीं समझूंगा तो फिर भाई मेरी गलती रहेगी। चलो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट। अब देखो किलो बाइट की बात हो रही है। अब किलो बाइट में अप्रोक्सीमेट, किलो का मतलब होता है 1000 के रूप में वैल्यू। अपने को बाइट मतलब बाइनरी डिजिट में बतानी है, डायरेक्ट फिक्स वैल्यू तो बतानी है अपने को 1024। तो 1 किलो बाइट में कितनी होती है? 1024 होती है। ठीक है, अब इस पर्सन को ऐसा समझो नीचे, ये लो। अब यहां समझो इस पर्सन को। अब देखो 1 किलोबाइट मैंने आपको बताया था, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, 1024 बाइट होती है। अब देखो एक बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 और 1 किससे मिलकर बना होता है? बाइनरी में बना होता है। ठीक है, अब देखो 4 बिट से क्या बढ़ता है? 1 निबल बढ़ता है। ठीक है, 4 बिट से क्या मिलकर बनता है? 1 निबल। अब देखो 1 निबल के बाद में 8 बिट में क्या होता है? 1 बाइट। अब आपसे पूछे हाफ बाइट क्या होती है, तो हाफ बाइट का पूछे ना आपको, हाफ बाइट पूछे तो आपको बताना है 1 निबल। ठीक है, ये बताना आपको। अब फिर 1024 बाइट से 1 केबी बढ़ता है। अब देखो केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पेंटाबाइट।
सब जगह आपको यहीं तक मिलता है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है। पेंटाबाइट, पेंटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा जोंटाबाइट, जोंटाबाइट से बड़ा योंटाबाइट, योंटाबाइट से बड़ा ब्रोंटाबाइट, ब्रोंटाबाइट से बड़ा जियोबाइट। मेमोरी के अंदर सबसे बड़ी संग्रहण क्षमता पूछे आपको, सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी पूछे तो बतानी आपको जियोबाइट। सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी इकाई पूछे, सबसे छोटी इकाई तो आपको बतानी है 1 बिट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रख लेना, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न जल्दी से करो, टाइम अपने पास में कम है, बिल्कुल 2 की स्पीड से करने सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो, 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में किसके बराबर होता है। अब ये प्रश्न तो आप इसके आंसर दे सकते हो भाई कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो देखो इसमें क्या है, 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, ऑप्शन क्या दे रहा है, अतः विकल्प सी सही है। सी कैसे सही है भाई, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अब 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट का मतलब क्या है, जीबी, गीगाबाइट होती है कि नहीं होती है, और गीगाबाइट में कितना होता है, तो 1000, देखो मैंने बताया था आपको एमबी, एमबी से पहले केबी, एमबी, फिर बताया था मैंने जीबी, जीबी में क्या होता है, गीगाबाइट होता है। तो इसमें क्या होता है, 1024 एमबी होती है कि नहीं होती है भाई। अरे हाँ, यहाँ ऑप्शन में देखो 1024 एमबी ये रहा, क्या है, मेगाबाइट, और यहाँ ऑप्शन में क्या आ रहा है अपने, सी आ रहा है। अब देखो 1050 क्या होता है, 1050 का नाम का कुछ नहीं होता है। अगर आपसे सीधा अप्रोक्सीमेट 1000 में वैल्यू होती एमबी तब तो हम इसको कर देते, लेकिन यह अपने पास में परफेक्ट वैल्यू दे रखे 1024 मेगाबाइट। तो मेगाबाइट से बड़ा है कि नहीं है जीबी, तो 1000 एमबी से मिलकर के क्या बनता है, जीबी बनता है। तो यहां पर आंसर जाएगा आपका ये 1024 मेगाबाइट। ठीक है, और देखो ये अच्छे से मैंने लिख रखा है, 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट। फिर इसके आगे आ जाओ, इधर देखो, ये देखो 1024 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मतलब 1 गीगाबाइट। तो वहां पर आपको करेक्शन करना है, टाइपिंग मिस्टेक था, अतः विकल्प सी नहीं सही होगा उसका। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, वापस देख लो इसको, इसमें सी सही नहीं होगा, यहाँ आपको थोड़ा सा ये करेक्शन करना है। ठीक है ना, 1024 मेगाबाइट होगा, विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, आप 1024 जीबी को कैसे परिभाषित करते हैं। 1024 जीबी मिलकर क्या बनता है भाई, केबी, एमबी, एमबी के बाद में टीबी टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट बनता है कि नहीं बनता भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, अब ये देखो सही विकल्प चुनना है, 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट, 1 गीगाबाइट, 1 एमबी। तो इसमें अब आप सही चुन सकते हो क्या, 1 बिट क्या होता है भाई, 0 और 1, निबल क्या होता है 4 बिट, 1 बाइट, 1 बिट, इन 3 से ही मिल जाएंगे अपने को, आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो 1 बिट, 1 में 2, ए में 2, ए में 2, ए में 2, ए में 2, सब में। चलो 1 निबल, 1 निबल में कितने 4 बिट होते हैं, तो बी में 1, ये तो गया, ये भी गया, बी में 1, बी में 1 यहाँ पे है। अब आगे देखो भाई, आगे देखो सी में क्या है, सी में 3, सी में 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब गाड़ी फंस गई अपनी, गाड़ी क्या फंस गई अब कि भाई साहब अब यहाँ आके चेंज है, इतनी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो दिमाग लगाओ, 1 जीबी और 1 एमबी, एमबी बड़ा होता है, जीबी बड़ा होता है, जीबी बड़ा होता है और एमबी छोटा होता है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो जीबी में ठोक दो, और जो छोटी है वो एमबी में ठोक दो। वैल्यू बड़ी कौन सी है भाई, ये रही, इतनी बड़ी वैल्यू पढ़ने के काम ही नहीं है। तो डी में मेरा 5 होना चाहिए, डी में 5, ये ला ऑप्शन वाला D5, ये लो। अब सॉल्व तुम करते रहना, मैंने तो लगा दिया आंसर। ठीक है ना, ये देख लो मैंने वापस बता भी दिया नीचे। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में, गीगाबाइट पूछे तो 1024, बस। चलो आगे, 10 निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो 10 × 4 40 के बराबर होता है कि नहीं होता भाई, 10 × 4 40 बिट। ठीक है,
अब सॉफ्टवेयर के पर्सन आ गए अपने वापस। भाई क्वेश्चन बहुत है, बहुत आगे तक जाना है अपने को। चलो भाई, अब चलो। सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है। इसका मतलब है क्या है, एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। प्रोग्राम का एक सेट होता है, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होती है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है। भाई ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सॉफ्टवेयर क्या है। आगे देखो इधर, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्या, गलत। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्या, कंप्यूटर को संचालित करने वाला व्यक्ति सॉफ्टवेयर ना भाई। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर ना भाई। सॉफ्टवेयर निर्देशों के सेट या एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में प्रयोग होता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का घटक है, सॉफ्टवेयर का घटक। सीमोस क्या होती है, एक बैटरी चिप होती है, सीपीयू मेमोरी होती है एक, ठीक है। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर के घटक होते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, आज 1.5 सेकेंड मुझे पूरा करना है भाई। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार है। GUI अब थोड़ा सा यहां समझाऊंगा मैं। कंप्यूटर से अपन कनेक्ट करते हैं तो दो तरह का इंटरफेस होता है। इंटरफेस, इंटरफेस 2 टाइप का होता है, एक होता है GUI, एक होता है CUI। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, CU का ये होता है कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर की जगह अपन कमांड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अपन अगर इसको GU के साथ में बात करते हैं तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लिखना अपने को। अब देखो, जिस कंप्यूटर के अंदर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप माउस से सेलेक्ट करके कोई काम करते हो वो होता है GUI ग्राफिकल, और जहां पर आप कमांड लिखते हो, कोई भी कार्य करना होता है कमांड लिखते हो, वो होता है आपका CUI। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बाकी सारे गलत है, देखो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। बग को, अब बग को कई बार जो अपने पास, बग किसको बोलते हैं भाई, ये तो सबसे पहले बग ही आ गया। बग बोलते किसके हैं, तो अब देखो कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर के अंदर, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही बग कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही क्या कहलाता है, बग कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब बग, बग आ गया, बग का सॉल्यूशन करना तो क्या कहलाता है, पेच कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, बग फिक्स 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 ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब बग को हटाना, एरर को हटाना क्या होता है, एरर को हटाना, हटाना क्या कहलाता है, पेच कहलाता है भाई। देखो पेज प्रोग्राम का एक कोड है, छोटा भाग होता है, इसके द्वारा प्रोग्राम में त्रुटि या बग, त्रुटि का मतलब क्या है, एरर, एरर को समाधान करने के लिए प्रयोग की जाती है। फिर एक सॉफ्टवेयर कोड जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। भाई पेच होता है कि नहीं होता है, अभी हमने पढ़ा ही है। पेच कोई सॉफ्टवेयर होता है, बस भाषा चेंज हुई है, समस्या को ठीक करने के लिए पेच। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स लाइनेक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एंड्रॉइड होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
ऑफिस कौन सा, जो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ये वर्ड वगैरह आते हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे क्या ओपन सोर्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना किसी गतिविधियों को ट्रैक करता है और कहलाता है। मतलब प्रयोक्ता मतलब क्या है, यूजर, यूजर की जानकारी को ट्रैक करता है। ट्रैक करने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ट्रैक करने का मतलब है कि उसके ऊपर जानकारी का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, किसी भी जानकारी को ट्रैक करता है। अपनी जो जानकारी कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को क्या है, वो रिकॉर्ड करता हुआ चलता है। तो ऐसे चीज को कहते हैं स्पाईवेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, ठीक है। बिल गेट्स 1975 में एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। सह संस्थापक कौन थे, तो सह संस्थापक थे पॉल एलन। नाम है क्या कहीं ये। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कहां पर की गई थी, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन। वर्तमान में भी सीईओ कौन है इनका, सत्य नडेला, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पॉल जी एलन, ये रहे आंसर, ठीक है। अगला पर्सन ये रहा, सत्य नडेला सीईओ, इसका मैंने यहां लिख दिया। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड कौन से होते हैं। वाइल्ड कार्ड का सिंबल अपने पर्सन पहले भी आ रखा है, एस्ट्रिक साइन, ऐसा एक स्टार बना होता है ना, इसको वाइल्ड कार्ड सिंबल बोला जाता है, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ते रहना, बुक जिन्होंने ले आए व्याख्या पढ़ लेना। और जो फ्री में देख रहे हैं उनको क्या क्वेश्चन से मतलब है, व्याख्या से कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्याख्या से पर्सन बनता ही नहीं है। एग्जामिनेटर तो सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाएगा ना, व्याख्या क्यों पूछेगा। तो मेरे प्यारे साथी व्याख्या पढ़ लेना, व्याख्या से क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण है। सिस्टम हैंग हो जाता है, वायरस का पूर्व ज्ञान हैंग का कारण नहीं है पता अपने को, मतलब कि सिस्टम हैंग नहीं होता है अगर ये चीज पता होगी तो। वायरस का पूर्व ज्ञान, इनमें से कोई नहीं, अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति वायरस का कारण नहीं है। भाई ज्यादा बिजली देंगे तो वायरस का कारण होगा क्या, मेरे को बताओ। करप्टेड फाइल का एग्जीक्यूट करना, ये सारी होगी। अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होना सिस्टम हैंग करने का कोई भी कारण नहीं है। भाई सिस्टम में ज्यादा लाइट देवा तो सिस्टम बढ़ जाए, लेकिन हैंग होने में, बढ़ना मतलब जल जाएगा, ठीक है ना, मारवाड़ी बोलो, बढ़ जाए, जल जाएगा, ठीक है। एक फाइल को लोड करना और सेव करने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है। फाइल को लोड करना और सेव करना भाई किसके द्वारा किया जाता है। किसी भी फाइल को लोड करना, काटना, यह सारा का सारे किसके द्वारा कार्य होता है भाई, हैं। फाइल को मॉनिटर का होता है क्या, या कंपाइलर का होता है, या इंटरप्रेटर का होता है। अब देखो, किसी भी फाइल को लोड करना और सेव करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अब बिल्कुल इजी पर्सन है भाई, ये सारे ऑप्शन आप काट सकते हो। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये लाइन बाय लाइन करता है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और ये पूरे कोड को एक साथ, पूरे ब्लॉक को एक साथ करता है, ब्लॉक को एक साथ या पेज को एक साथ करता है, ठीक है। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ क्या पूछा है, फाइल को लोड करने का कार्य सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देख लो, प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, फाइल को मैनेजमेंट करना, ये सारे के सारे किसके कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को इस प्रकार भी कहा जाता है, त्रुटि, एरर। एरर को क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है भाई। एरर को बग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, ठीक है, पहले बता रखा है अपने, क्वेश्चन आ रखा है, अभी जस्ट मैंने बताया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है या पैच कहलाता है, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। डिबगिंग ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी व्याख्या पढ़ते रहना साथ के साथ, बस लीड लगाते रहो और सुनते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस विंडोज के लिए एक ओपन सोर्स एडिटर होता है, ठीक है। एक डिवाइस ड्राइवर उपयोग इंटरफेस प्रदान
के कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम होता है। अब देखो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर जो अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन काम में लेते हैं, कोई भी ड्राइवर आते हैं, उन सारे के सारे ड्राइवर को, मतलब कि जो भी ड्राइवर अपन बाद में कोई भी काम में लेते हैं कि अपने सिस्टम के लिए काम में आ जाए, उनको क्या बोला जाता है, सिस्टम में हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ ड्राइवर, साउंड के ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ड्राइवर भी, तो उनको ड्राइवर बोला जाता है। और नोटपैड प्लस प्लस जो होता है विंडोज़ के लिए एक ओपन सोर्स एडिटर है, ये तो बिल्कुल इजीली बात है। तो इसमें क्या है भाई, दोनों सत्य पूछा, दोनों सत्य, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य, प्रोग्राम काउंटर पीसीआर रजिस्टर, एक क्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, एक एसीआर। और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है क्या, वर्तमान निष्पादित का होल्ड नहीं, नियंत्रण रजिस्टर का नहीं, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये लो भाई, ठीक है ना। ठीक है, यही सही है भाई। गलती में कहीं जल्दी में ऑप्शन दूसरा नहीं टिक हो जाए, इंसानों से ही गलती हुई, अगर कोई गलती से टिक हो जाए तो व्हाट्सएप में मैसेज करके आराम से पूछ लेना, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि यार आपको भी समझ में नहीं आवे न सर जी, ये आपने क्या ही बोल दिया, हाँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई गलती से दूसरा कोई जल्दीबाजी में कोई क्लिक हो जाए तो आराम से, अपने घर की बात है, व्हाट्सअप कर देना अपना, ठीक है। देखो, को मानव उपयोग करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है, देखो यहां पे यूजर या हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में कौन होता है जो इनको लिंक करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है क्या, ऑपरेटिंग यूनिट, यूनिट सिस्टम, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। कर्नल और हार्डवेयर के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक तो क्या होता है, कर्नल होता है, क्या होता है, कर्नल होता है, दूसरा होता है हार्डवेयर। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ना, वो होता है सेल, ठीक है। क्या होता है, सेल होता है, ठीक है ना, उसको सेल बोला जाता है, सेल। अब सेल कई तरह के होते हैं भाई, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, 248, निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, अरे रे 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 रे, कहा जा रहा है, रुक 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 भाई, ये ला। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, फाइल का मैनेजमेंट करना, उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन पर नियंत्रण करना, ठीक है। लो भाई, बहुत खतरनाक प्रश्न। अब इनको समझने की बात, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है क्या। विंडोज नाम सुना है आपने, हैं, विंडोज में एक आता है डिपेंडर, डिपेंडर एक गाड़ी आती है, वो वाली बात नहीं है, डिपेंडर गाड़ी का नाम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक डिपेंडर एक आता है जो क्या करता है कि वायरस से सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करवाती है। मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन कंट्रोल ओवर यूजर परफॉर्मेंस, यूजर की परफॉर्मेंस को कोई कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है ना। तो क्या है, कार्य नहीं है का मतलब डी ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कैसा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एमएस ऑफिस वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है कि विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर, विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, चलो अगला प्रश्न। भाई भाई प्रश्न बहुत बड़ा है। हाँ, तीन ऑप्शन अपने यहाँ आ गए सेमाफोर के संबंध में। अच्छा, सेमाफोर पूछ रहा है ये। अब देखो, सेमाफोर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा डीप पॉइंट है। तो देखो, अब ये सेमाफोर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की बात नहीं है, हैं। सेमाफोर होता क्या, हम पढ़ते, देखो, जब एक प्रक्रिया सेमाफोर मान को संशोधित, सेमाफोर के बारे में सत्य नहीं बताना, सेमाफोर का संशोधन करती हैं तो कई अन्य प्रक्रियाएं उसी सेमाफोर मान को एक साथ संशोधित नहीं कर पाती हैं, ठीक है। एक पूर्णांक वेरिएबल जो आरंभिक के अलावा केवल दो मान परमाणु संचालन के मध्य को पहुंचाता है, ठीक है। सेमाफोर एक
सिग्नलिंग तंत्र हैं यानी प्रक्रिया हैं, वेट और सिग्नल ऑपरेशन करती हैं। सेमाफोर क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है मेरी भेरे जिसमें वेट और सिग्नल होते हैं। ठीक है, अब सेमाफोर के अंदर 2 स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी 2 मान होते हैं, 0 और 1 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सेमाफोर क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया होती है ना, कोई भी प्रोसेस होती है, उसके संबंधित होल्ड एंड वेट वगैरह उसमें ये आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा डीप पर्सन है, ये नहीं भी पता चले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है? ए प्रोसेस मस्ट एक्वायर्ड द लॉक बिफोर इंटायरिंग द क्रिटिकल सेक्शन इन ए रिलीज एंड लॉक व्हेन द एग्जिटिंग क्रिटिकल सेक्शन। अच्छा, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, एक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण खंड में प्रवेश करने से पहले, भाई इसका हिंदी तो मैं क्या ही बताऊं, ये इधर है क्या, लॉक करने से पहले, लॉक करने से पहले प्राप्त करना चाहिए जब महत्वपूर्ण खंड से बाहर निकलना चाहिए। तो इसका भाई डी ऑप्शन ही गलत है। ये सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है, ये लो व्याख्या समझो इसकी। सेमाफोर क्या है वो समझो भाई। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसका उपयोग क्रिटिकल सेक्शन जो होता है कौन सा होता है? जहां पर रिसोर्स को रखा जाता है। क्रिटिकल सेक्शन, एक रिसोर्स को, शेयर रिसोर्स को कहां रखा जाता है? क्रिटिकल रिसोर्स में, क्रिटिकल सेक्शन में। सेक्शन की समस्या को हल करना, प्रतीक्षा मतलब वेट एंड सिग्नल, 2 अलग अलग जो कंडीशन होते हैं इनका उपयोग करने के लिए किया जाता है। सेमाफोर का उपयोग प्रक्रिया सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए किया जाता है। नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यह पर्सन बहुत डीप है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्सन है। क्रिटिकल सेक्शन होता है जहां पर रिसोर्स को रखा जाता है। रिसोर्स कौन सा? जैसे मान लो प्रिंटर हो गया, अब शेयर रिसोर्सेज हैं, उस प्रिंटर को क्रिटिकल सेक्शन में रखा जाएगा, तो उसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए सेमाफोर वगैरह होता है। सेमाफोर में 2 समस्या का हल किया जाता है, वेट और एक सिग्नल, 2 संचलन का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी रिसोर्सेज होती है ना, उसको क्रिटिकल सेक्शन में रखना, कैसे उसको प्रयोग में लेना, यह सेमाफोर डिसाइड करता है पूरा। इतना सा समझ लो, छोटी सी बेसिक बात है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नोकिया का एंड्रॉइड है क्या या बड़ा है क्या? तो नोकिया का कौन सा है? नोकिया का, नोकिया का, नोकिया का, अरे नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नोकिया का कोई बता सकता है क्या? नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम, नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताओ। अब नोकिया के अंदर, पहला नोकिया का जो पहले फोन आता था ना, नोकिया में विंडोज जी तो चलता था, तो ये बड़ा भी नहीं है और ये एंड्रॉइड भी नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बड़ा किसका है ये ध्यान रखना। बड़ा जो है ना सैमसंग का होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये नीचे व्याख्या पूरी दे रखी है, आराम से पढ़ लेना भाई। अब देखो, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स को रिलीज करने के लिए एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा करते हैं। एक दूसरे की क्या करते हैं भाई? प्रतीक्षा करते हैं। रिसोर्सेज एक दूसरे के क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। अब देखो, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डीप ट्यूशन है। वह स्थिति बताना जहां पर प्रत्येक प्रोसेसर क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं और फिर रिसोर्स के रिलीज होने के वेट करते रहते हैं कि भाई अब रिसोर्स मिलेगी हमें, अब रिसोर्स मिलेगी, अब रिसोर्स मिलेगी, उसका वेट करते रहते हैं। तो वो क्या होती है? तो देखो, कंडीशन वेयर ईच ए प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग फॉर अदर टू रिलीज रिसोर्स, वो स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए एक दूसरे की प्रतिक्रिया करता है। भाई अपन ने पहले क्या पढ़ लिया रे? डेडलॉक की परिभाषा पढ़नी थी और अपन ने उल्टा पढ़ लिया। अपन ने ये पढ़ लिया पहले और क्वेश्चन ये रहा। डेडलॉक क्या है? मैं सोचा कि मजा आ गया, अपने को तो एक सीधा सा इतना सा छोटा ऑप्शन लगाना है, लेकिन गलती से मैंने क्वेश्चन ये पढ़ लिया था। ये जो डेडलॉक होता है ना, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक होता है वो स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डेडलॉक। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लो एक आपके पास छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से एक ही गाड़ी जा सकती है
और सामने से दूसरी गाड़ी आ गई है, तो दोनों गाड़ियों का बीच में रुक जाना जो कंडीशन हो जाती है ना, दोनों गाड़ियाँ निकल नहीं सकती है, वेट करती रहती हैं, वही होती है डेडलॉक कंडीशन। बस ध्यान रखना, दो प्रोसेस का आपस में टकराना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डेडलॉक ऐसी स्थिति है जहां प्रोसेस एक सेट के अवरुद्ध ब्लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक ही रिसोर्स होती है और सेम रिसोर्स का यूज करना, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लाइनेक्स, जावा। जावा क्या होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये ध्यान रखना, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जावा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? ऑपरेटिंग सिस्टम में सक्रिय एप्लीकेशन को, भाई देखो इधर क्या है ऑप्शन है लास्ट में, ये रहा। मैं ही सोच रहा हूं मेरा ऑप्शन कहां गया। अल्ट F4, अल्ट F4 से शटडाउन भी होता है, और सारी जो भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ऑन रहेगी ना, उन सारी किरकिरी सारे प्रोसेस को बंद करने के लिए अल्ट F4 का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। अल्ट F4 दबाओगे ना, जैसे आप MS ऑफिस में हो, MS वर्ड में, पहले अल्ट F4 दबाओगे, वर्ड क्लोज हो जाएगी, दूसरी बार अल्ट F4 दबाओगे तो आपका सिस्टम शटडाउन होने के लिए आ जाएगा। ये चीज है, ठीक है। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? बूटिंग के लिए कंप्यूटर अगर बूटिंग करेगा, बूटिंग प्रोसेस कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है भाई। कंप्यूटर जब ऑन होता है तो बूटिंग होती है, और बूटिंग होती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करे और द्वितीय मेमोरी में, मतलब कि प्राथमिक मेमोरी में लोड कर देता है। तो मेरे प्यारे साथ अभी थोड़ा गले में दिक्कत होने लग गई है, तो इससे आगे की क्लास से सोचा तो था कि आज पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन माफ़ करना नहीं हो पाएगी ये क्लास, मुझे बीच में ही दिक्कत होने की वजह से रोकनी पड़ रही है, क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग में इतना स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड कर रही है मैंने क्लास। इससे आगे की क्लास यार बाद में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है, सेकेंड डे आपको बाद में करवा दूंगा। बाकी 255 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, याद रख लेना 255 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी देखो अगर बुक नहीं खरीदे तो मेरे प्यारे साथियों बुक खरीद लेना। क्वेश्चन मैंने सारे ले लिए हैं, एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ा है। कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। जो आपको समझ में नहीं आएंगे उसका मैं भी या टिक लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता आपको समझ में आएंगे नहीं, थोड़े डीप पर्सन है। उस 1% की वजह से 4% को नहीं गंवाना है। अगर उस 1% के पीछे बैठ जाओगे तो आप क्या करोगे, फिर जो है ईजी पर्सन है वो छोड़ दोगे और वही एग्जाम में आ जाएंगे। तो अपने को वो नहीं करना है, अपने को एक बार सारी पुस्तक को रीड करना है। इसमें सारे प्रकार के पुस्तकें ईजी भी हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन है, सॉरी ईजी भी है, टफ भी है, PYQ भी है। लास्ट में PYQ 2025 में जो आया है ना वो भी पर्सन है, 700-800 के आसपास देख लेना। तो मेरे प्यारे साथियों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। कंप्यूटर बाय जितेंद्र गहलोत से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको 100% वही मिलेंगे एग्जाम हॉल में, देख लेना। बाकी मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों जय हिंद।